IGNOU solved assignment. Course code BHDS 184. कोर्स टाइटल रेडियो लेखन खंड क। प्रश्न 1, भारत में रेडियो के इतिहास और विकास पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। उत्तर। भूमिका। अमेरिका और ब्रिटेन में ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के गठन के बाद भारत में भी इस दिशा में सोचा जाने लगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व भारत में रेडियो से पहला प्रसारण 23 जुलाई 1927 में बंबई से शुरू हुआ। भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने बंबई में इस केंद्र का उद्घाटन किया। उसी वर्ष 26 अगस्त 1927 को कलकत्ता केंद्र का भी उद्घाटन बंगाल के गवर्नर सर स्टैनले जैक्सन ने किया। बंबई प्रसारण केंद्र का उद्घाटन भाषण देते हुए लॉर्ड इरविन ने कहा कि प्रसारण के लिए भारत में विशेष संभावनाएं हैं। क्षेत्र का विस्तार और उसकी दूरियों इस देश को प्रसारण के लिए विशेष रूप से उपयुक्त बना देती है। मनोरंजन और शिक्षा दोनों ही दृष्टियों से इसकी संभावनाएं अधिक है, यद्यपि इस समय हम शायद उनकी सीमा का अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं। इरविन का यह कथन सही निकला और भारत में प्रसारण के विस्तार की संभावनाएं दिखाई देने लगी थीं। हालांकि भारत में रेडियो का प्रसारण 1927 के पूर्व प्राइवेट कंपनियों और क्लबों द्वारा शुरू हो गया था। भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत। शुरू में टाइम्स ऑफ इंडिया और डाक तार विभाग ने आपस में मिलजुल कर बंबई से प्रसारण का कार्य शुरू किया था। इन्हीं दिनों मद्रास प्रेसिडेंसी रेडियो क्लब ने भी हल्के फुल्के मनोरंजन कार्यक्रमों का प्रसारण शुरू कर दिया था। इस रेडियो क्लब का प्रसारण 21 जुलाई 1924 से शुरू हुआ था। क्लब के सदस्यों ने आपस में पैसा इकट्ठा करके 1 किलोवाट का एक ट्रांसमीटर भी लगाया था, लेकिन आर्थिक कठिनाइयों के कारण यह रेडियो क्लब अधिक समय तक प्रसारण कार्य जारी नहीं रख सका। सन 1926 में यह क्लब बंद हो गया था, लेकिन प्रसारण में रुचि रखने वालों की संख्या में वृद्धि होने लगी थी। रेडियो स्टेशन चालू करने के लिए क्या प्रक्रियाएं अपनाई जाएं, इस संबंध में रेडियो निर्माताओं और प्रेस के प्रतिनिधियों ने सरकार से बातचीत करना शुरू कर दिया। मार्च 1926 में इंडिया ब्रॉडकास्टिंग कंपनी बनाई गई और कंपनी ने 13 सितंबर 1926 को प्रसारण करने का लाइसेंस सरकार से प्राप्त कर लिया। इस कंपनी ने बंबई और कलकत्ता में 1.5 किलोवाट क्षमता वाले ट्रांसमीटर लगाए। इन केंद्रों से लगभग 55 किलोमीटर के दायरे में कार्यक्रम आसानी से सुने जा सकते थे। इस तरह भारत में प्रसारण की शुरुआत हुई, लेकिन आर्थिक संकट के कारण यह कंपनी घाटे में चलने लगी थी। कंपनी की आय लाइसेंसों से प्राप्त होती थी। लाइसेंसों से कंपनी को इतनी आय नहीं होती थी कि वो अपना सारा काम सुचारू रूप से चला सके। कंपनी ट्रांसमीटर का खर्चा, रखरखाव, कार्यक्रमों का खर्चा वहन नहीं कर पा रही थी। इसलिए कंपनी ने सरकार से अनुरोध किया कि वह आर्थिक स्थिति को सुधारने का प्रयास करे। भारत सरकार ने कंपनी को अपने अधीन कर लिया और इसका नाम इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस कर दिया। नाम बदल जाने पर आर्थिक दृष्टि से कोई सुधार नहीं आया। सरकार ने 9 अक्टूबर 1931 को इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को बंद करने का निर्णय लिया तो इसका भारी विरोध हुआ। जनमानस की रुचि और आक्रोश को देखते हुए इस सर्विस को चालू रखने का निर्णय लिया गया और सरकार ने कंपनी के विकास के लिए 40 लाख रुपये दिए। श्री P.G. एडमंड्स को कंपनी के कंट्रोलर ऑफ ब्रॉडकास्टिंग के पद पर नियुक्त किया गया। दिल्ली में रेडियो स्टेशन की स्थापना के लिए सरकार ने जनवरी 1934 में 2.5 लाख रुपए स्वीकृत किए। सरकार ने आय में वृद्धि के लिए ग्रामोफोन रिकॉर्ड तथा रेडियो सेट पर आयात शुल्क में 50% की वृद्धि कर दी। परिणाम स्वरूप ब्रॉडकास्टिंग सर्विस की आय में दुगुनी वृद्धि हो गई। इसके अलावा सरकार को ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन की प्रसारण प्रणाली के बारे में भी पर्याप्त जानकारी प्राप्त हो चुकी थी। अतः दिल्ली में रेडियो स्टेशन खोलने के लिए ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के एक वरिष्ठ अधिकारी श्री लाइनल फील्डन को सन 1935 में अगस्त माह में भारत भेजा गया। उन्होंने 30 अगस्त 1935 को कंट्रोलर ऑफ ब्रॉडकास्टिंग का पद संभाला। भारत सरकार ने उनके लिए एक अलग ऑफिस खोला। उस समय यह ऑफिस उद्योग और श्रम विभाग के अधीन रखा गया था। भारत में रेडियो स्टेशन की शुरुआत के लिए फील्डन ने बीबीसी के अनुसंधान विभाग के प्रमुख श्री H.L. किर्की की सेवाओं की मांग की। किर्की ने भारत आकर पहले तो विभिन्न स्थानों का दौरा किया और बाद में एक योजना का प्रारूप प्रस्तुत किया जिसमें पूरे देश में मध्यम तरंग मीडियम वेव के ट्रांसमीटर लगाने का सुझाव दिया।
अगस्त 1936 में बीबीसी के श्री C.W. गोयडर भारत आए और उन्होंने चीफ इंजीनियर के रूप में पदभार संभाला। उन्होंने यह अनुभव किया कि ट्रांसमीटरों के निर्माण के लिए जो धनराशि निर्धारित की गई है, वो पर्याप्त नहीं है। इसलिए उन्होंने मीडियम वेब तथा शॉर्टवेव की मिली जुली सेवा प्रदान करने का प्रस्ताव किया। फील्डन के भारत आगमन के बाद प्रसारण के विकास में कार्य आरंभ होने लगा और 1 जनवरी 1936 को दिल्ली में इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस ने प्रसारण आरंभ कर दिया। दिल्ली में प्रसारण के इतिहास में यह महत्वपूर्ण घटना हुई। 8 जून 1936 में इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का नाम बदल दिया गया और इसके स्थान पर ऑल इंडिया रेडियो रखा गया। दिल्ली केंद्र से जब प्रसारण आरंभ हुए तो इस बात का ध्यान रखा गया कि रेडियो से प्रसारित कार्यक्रम शहरों तक ही न हो, इसका विस्तार ग्रामीण क्षेत्रों तक हो। कार्यक्रमों में सुधार के लिए सलाहकार समितियां, सलाहकार परामर्श परिषद बनाई गई, जो कार्यक्रमों की गुणवत्ता पर ध्यान देती थी। जनवरी 1937 को श्रोताओं की प्रतिक्रियाएं जानने के लिए श्रोता अनुसंधान एकक खोला गया। इसी प्रकार दिल्ली में 9 सितंबर 1937 को चार्ल्स बारेल्स को समाचार वाचक न्यूज रीडर के पद पर नियुक्त किया गया। ऑल इंडिया रेडियो के वे पहले समाचार संपादक, न्यूज एडिटर थे जो बाद में सेंटर न्यूज ऑर्गेनाइजेशन के प्रथम समाचार निदेशक, डायरेक्टर ऑफ न्यूज बने। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद रेडियो का विकास। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व 1944 में ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक अहमद शाह बुखारी के कार्यकाल के दौरान प्रसारण के विस्तार की योजना बनाई गई। स्वतंत्र भारत का पहला रेडियो स्टेशन 1 नवंबर 1947 को जालंधर में खोला गया। 1 जुलाई 1948 को श्रीनगर में रेडियो स्टेशन से प्रसारण आरंभ हुआ। इसके बाद से देश के विभिन्न क्षेत्रों में ट्रांसमीटर लगाए गए और प्रसारण को गति मिली। 1948 में पटना, कटक, अमृतसर, शिलोंग, नागपुर, विजयवाड़ा और पणजी में प्रसारण के लिए केंद्र खोले गए। 1950 के बाद प्रसारण केंद्रों के लिए जो योजनाएं बनाई गई उन्हें पंचवर्षीय योजनाओं में प्राथमिकताएं दी गई। देश की सांस्कृतिक और राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने में रेडियो की भूमिका के महत्व को समझा गया। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद सरदार वल्लभभाई पटेल भारत के पहले सूचना एवं प्रसारण मंत्री बने। उन्होंने भारतीय संदर्भ में प्रसारण को आगे बढ़ाने में नई दिशा दी। जिस समय देश का बंटवारा हुआ 15 अगस्त 1947 तब 6 रेडियो स्टेशन दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, तिरुचि और लखनऊ भारत में रह गए और 3 रेडियो स्टेशन लाहौर, पेशावर और ढाका तत्कालीन पाकिस्तान में चले गए। लेकिन आज़ादी के बाद जब देश में स्थितियां अनुकूल हुई तब प्रसारण की योजना और विस्तार पर अधिक ध्यान दिया गया। प्रसारण केंद्रों का विस्तार हुआ। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की भावना को ध्यान में रखते हुए देश के कोने कोने में ट्रांसमीटर लगाने के काम को प्राथमिकता दी गई और सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का माध्यम बनकर रेडियो प्रसारण श्रोताओं के समक्ष उपस्थित हुआ। 1957 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर भारतीय परंपरा और संस्कृति से अनुप्रेरित होकर इसका नाम आकाशवाणी हो गया। आजादी के बाद भारत में लोकतंत्र आया। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत के निर्माण के लिए पंचवर्षीय योजनाएं बनाई। इन योजनाओं में भारत के समग्र विकास की कहानी छिपी हुई थी। सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, औद्योगिक, शैक्षिकी और कृषि के क्षेत्र में विकास की योजनाएं बनाकर उन्हें क्रियान्वित करने पर विशेष बल दिया गया। इस दिशा में प्रसारण के विकास को भी पंचवर्षीय योजनाओं में प्राथमिकता दी गई। 1947 में भारत में रेडियो स्टेशनों की कुल संख्या 6 थी जो अब बढ़कर 326 हो गई है। वर्तमान में विभिन्न श्रेणियों के रेडियो स्टेशनों का विवरण निम्न तालिका से समझा जा सकता है। प्राइमरी चैनल्स की संख्या 119, लोकल रेडियो स्टेशंस LRS की संख्या 92, विविध भारती सर्विस VBS की संख्या 43, FM रेनबो चैनल्स की संख्या 25, FM गोल्ड चैनल्स की संख्या 4, कम्युनिटी रेडियो स्टेशन CRS की संख्या 5, नॉर्थ ईस्टर्न सर्विस NES की संख्या 5, मैट्री सर्विस SBS की संख्या 1, रगम की संख्या 1, एडिशनल FM चैनल सर्विस की संख्या 35, और इस तरह टोटल चैनल्स की संख्या 326 है। निष्कर्ष: भारत में रेडियो के इतिहास और विकास को 2 भागों में बांटकर देखा जा सकता है। पहला है स्वतंत्रता से पहले और दूसरा है स्वतंत्रता के बाद।
प्रारंभ में यानी कि ब्रिटिश शासन के काल में रेडियो का प्रसारण 1927 के पूर्व प्राइवेट कंपनियों और क्लबों द्वारा शुरू हो गया था। फिर बाद में कंपनी ने सरकार से अनुरोध किया कि वह आर्थिक स्थिति को सुधारने का प्रयास करे। भारत सरकार ने कंपनी को अपने अधीन कर लिया और इसका नाम इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस कर दिया। फिर 8 जून 1936 में नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद सरदार वल्लभभाई पटेल भारत के पहले सूचना एवं प्रसारण मंत्री बने। उन्होंने भारतीय संदर्भ में प्रसारण को आगे बढ़ाने में नई दिशा दी। आजादी के बाद जब देश में स्थितियां अनुकूल हुई तब प्रसारण की योजना और विस्तार पर अधिक ध्यान दिया गया और 1957 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर भारतीय परंपरा और संस्कृति से अनुप्रेरित होकर इसका नाम आकाशवाणी हो गया।